दुनिया भर में ना दौलत को लेकर एक बहुत ही मशहूर कहावत है। कहावत कुछ ऐसी है कि पहली पीढ़ी दौलत बनाती है, दूसरी पीढ़ी उसका आनंद लेती है और तीसरी पीढ़ी उसे पूरी तरह बर्बाद कर देती है। अब बिल्कुल, मतलब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर किसी को एक बार करोड़ों रुपए मिल जाएं या कोई बड़ी लॉटरी लग जाए तो बस उनकी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। हाँ, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हकीकत बिल्कुल अलग है। असल में दौलत का टिकना उसे कमाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। एकदम सही बात है। हम लोग अक्सर ना वो जो चमक दमक होती है और रातों रात मिली सफलता की कहानियां होती हैं, उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम उस शांत और एकदम अदृश्य तंत्र को नहीं देख पाते। बिल्कुल, वो तंत्र जो असल में उस संपत्ति को पीढ़ियों तक बनाए रखता है। मतलब जब हम उस दुनिया में झांकते हैं जहां संपत्ति सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है बल्कि दादा से पोते तक सुरक्षित पहुंच रही है, तो वहां कोई जादू वादू काम नहीं कर रहा होता। हाँ, कोई तिलिस्म नहीं है वहां। बिल्कुल नहीं, वहां एक बेहद सख्त और वैज्ञानिक ढांचा काम करता है। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम द एल्केमी ऑफ मल्टी जनरेशनल वेल्थ मल्टीप्लिकेशन से लिए गए कुछ बहुत ही दिलचस्प सूरतों का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। और इस चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि जो अति अमीर लोग होते हैं ना, मतलब जो टॉप 1% लोग हैं, वो किन रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। हम आज अगर हम शुरुआत करें तो हमारे स्रोत सीधे तौर पर उस मिथक को तोड़ते हैं जिसे अक्सर लोग अचानक मिली सफलता मान लेते हैं। हाँ, वो ओवरनाइट सक्सेस वाला मिथक। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जो संपत्ति का निर्माण है वो एक सिद्धांत पर काम करता है जिसे इंक्रीमेंटल ही एक्सपोनेंशियल है कहा गया है। लेकिन मतलब असल दुनिया में जब हम बड़ी दौलत देखते हैं तो वो तो एक बहुत बड़ी छलांग जैसी लगती है ना, जैसे कोई स्टार्टअप है वो अचानक से $1 अरब का हो जाता है। तो ये इंक्रीमेंटल वाला हिस्सा कहाँ छिप जाता है? वो इसलिए छिप जाता है क्योंकि मीडिया या जो आम लोग होते हैं वो केवल अंतिम परिणाम को ही देखते हैं। अच्छा। देखिए, इंक्रीमेंटल ही एक्सपोनेंशियल है का सीधा सा मतलब ये है कि जो रिजल्ट हमें आज एक विशाल पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, वो असल में दशकों तक रोजाना उठाए गए छोटे छोटे और उबाऊ कदमों का ही नतीजा है। कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज की जो हम बात करते हैं वो केवल पैसों पर लागू नहीं होता, वो रोजमर्रा के अनुशासन पर भी उतना ही लागू होता है। हमारे स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं कि ये ना कोई बड़ा दाव खेलने के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये रोजाना एक ही प्रक्रिया को बिना किसी चूक के दोहराने के बारे में है। ये तो मतलब मुझे उस एनालॉजी की याद दिलाता है जैसे जिम जाने वाली बात होती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई एक ही दिन में जिम जाकर 100 पुशअप्स कर ले तो उससे कोई शरीर फिट नहीं हो जाता। एकदम सही। लेकिन अगर कोई रोज सिर्फ 10 पुशअप्स करे और वो महीनों तक लगातार करता रहे तो शरीर अपने आप बदल जाता है। हाँ, वो कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन फिर एक सवाल आता है, अगर ये इतना ही सीधा है तो ज्यादातर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? मेरा मतलब है कि अगर किसी को पता है कि रोज एक छोटा कदम उठाने से 20 साल बाद एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो सकता है, तो कोई बीच में रुक क्यों जाएगा? अगर हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करें तो क्या जल्दी अमीर बनने के लालच में लोग इस धीमी प्रक्रिया से ऊब नहीं जाते? उबाऊपन ही तो असली फिल्टर है यहाँ। अच्छा। बिल्कुल। और यहीं पर साधारण लोगों और उन लोगों के बीच का अंतर एकदम साफ हो जाता है जो पीढ़ियों तक टिकने वाली संपत्ति बनाते हैं। कैसे? देखो, हमारा जो दिमाग है ना, वो तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए प्रोग्राम किया गया है। हम चाहते हैं कि आज पैसा इन्वेस्ट करें और कल वो दुगना हो जाए। हाँ, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए सबको। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि दौलत बनाने की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मूल रूप से व्यवहारिक है। मतलब जो लोग इस बोरियत को सहने की क्षमता विकसित कर लेते हैं ना, जो रोजमर्रा के उन उबाऊ कामों को बिना किसी तुरंत मिलने वाले इनाम के करते रहते हैं, वही अंततः कंपाउंडिंग का असली फायदा उठाते हैं। अनुशासन कोई बस एक नियम नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक मांसपेशी है जिसे आपको रोज इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बात तो काफी हद तक समझ आती है कि जीवन भर के अनुशासन और वो उबाऊपन को सहने या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने से कोई भी व्यक्ति एक विशाल साम्राज्य बना सकता है। लेकिन अब मान लीजिए किसी ने अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाकर एक बहुत बड़ी दौलत खड़ी कर दी। अब वो समय आ गया है जब वो पैसा अगली पीढ़ी को सौंपा जाएगा। हाँ, जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। बिल्कुल। उस पीढ़ी को जिसने शायद कभी आर्थिक तंगी देखी ही नहीं, जिसने वो शुरुआत वाला संघर्ष महसूस ही नहीं किया।
हम अक्सर सुनते हैं कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो बड़े बड़े वकील रखकर ऐसे कड़े कानूनी ट्रस्ट बनाते हैं कि उनके बच्चे चाहकर भी सारा पैसा एक साथ ना निकाल पाएं। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो क्या इस तरह के लीगल स्ट्रक्चर दौलत को पीढ़ियों तक बचाने के लिए काफी नहीं होते? बिल्कुल नहीं। और मैं कहूंगी कि ये हमारे आज के विश्लेषण का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। हाँ, देखिए, कानूनी ढांचा और जो ट्रस्ट होते हैं वो एक हद तक पैसे को सुरक्षित जरूर रख सकते हैं, लेकिन वे उस पैसे को सही दिशा नहीं दे सकते। हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संपत्ति के खत्म होने का जो सबसे बड़ा जोखिम है वो कोई खराब बाजार या गलत निवेश नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे बड़ा जोखिम है मनोवैज्ञानिक विरासत का ट्रांसफर न हो पाना। मनोवैज्ञानिक विरासत यानी हम यहाँ सिर्फ बैंक बैलेंस या कोई प्रॉपर्टी के कागजात ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम उस मानसिकता की बात कर रहे हैं जिससे असल में वो संपत्ति बनाई गई थी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली संभव भी है? मतलब एक 20 साल के युवा में वो परिपक्वता कैसे डाली जा सकती है जिसने कभी उस संघर्ष की आंच को महसूस ही नहीं किया? और यही सबसे बड़ी चुनौती है। और यही अति अमीर परिवारों का मुख्य फोकस भी होता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संपत्ति जाती है ना, तो आमतौर पर लोग इसे बस कैपिटल इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक विरासत का मतलब है अगली पीढ़ी को यह सिखाना कि इस पैसे का असली उद्देश्य क्या है। सही बात है। अगर किसी को बिना सही मूल्यों के बहुत सारा पैसा सौंप दिया जाए तो वो पैसा उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। स्रोत बताते हैं कि ऐसे युवा अक्सर उस पैसे का इस्तेमाल अपनी असुरक्षाओं को छुपाने के लिए या फिर केवल दिखावे वाले उपभोग के लिए करने लगते हैं। इसे अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ऐसे इंसान को फरारी की चाबी सौंप देना जिसने कभी कोई साधारण कार चलाना भी न सीखा हो। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब गाड़ी बहुत ताकतवर है लेकिन बिना ड्राइविंग स्किल्स के एक्सीडेंट होना तो तय है ना। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हम उस पैसे को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बाहरी दीवारें बना रहे हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर घर के अंदर के लोगों में ही उस पैसे को लेकर सही नजरिया नहीं है तो वो सब बेकार हो जाएगा। हाँ, कोई भी ट्रस्ट उस पैसे को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता अगर जो उत्तराधिकारी है उसे यही नहीं पता कि उस संपत्ति का सम्मान कैसे करना है। इसीलिए पीढ़ियों तक टिकने वाली संपत्ति की नींव कानूनी कागजातों पर नहीं बल्कि उस मनोवैज्ञानिक ढांचे पर टिकी होती है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये परिवार के मूल्यों, अनुशासन और पैसे के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसको ट्रांसफर करने की एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई लंबी प्रक्रिया है। अब जब हम इस ढांचे की बात कर रहे हैं तो इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। ठीक है। जब संपत्ति का आकार इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है तो जाहिर है कि कोई भी परिवार उसे अकेले बैठकर खुद से मैनेज नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल संभव नहीं है। उन्हें भारी विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, मतलब जो वेल्थ एडवाइजर्स होते हैं या वेल्थ मैनेजर्स होते हैं। लेकिन जो फाइनेंस की दुनिया है वहां तो हर कोई अपना मुनाफा कमाने बैठा है ना। ऐसे में कोई परिवार इन बाहरी लोगों पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है कि वे उनके अरबों रुपए सही तरीके से और ईमानदारी से संभालेंगे? यहीं पर फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, आमतौर पर जो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री काम करती है वो एक कमीशन आधारित मॉडल पर चलती है। हाँ। लेकिन जो अति अमीर लोग होते हैं वे एक बिल्कुल अलग सिद्धांत पर काम करते हैं जिसे स्रोत संरचनात्मक भरोसा या स्ट्रक्चरल ट्रस्ट कहते हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। कोई भी वेल्थ एडवाइजर या जो ब्रोकर है वो तो मुनाफा कमाने ही बैठा है। बिल्कुल। हम ये कैसे मान लें कि जो हितों का टकराव है वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है? मतलब कमीशन मॉडल में तो ये एकदम साफ है कि एडवाइजर वही प्रोडक्ट बेचेगा जिसमें उसका अपना कमीशन सबसे ज्यादा है। तो ये जो अति अमीर लोग हैं ये इस पूरे ढांचे को बदलते कैसे हैं? देखिए, वे हितों के टकराव को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन वे हितों को एक ही दिशा में ले आते हैं जिसे अलाइनिंग इंटरेस्ट्स कहा जाता है। अच्छा। अति अमीर परिवार अक्सर इस कमीशन मॉडल को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। वे एक क्लाइंट अलाइंड एडवाइजरी मॉडल अपनाते हैं। इसमें वे अपने सलाहकारों को कोई प्रोडक्ट बेचने पर कोई कमीशन नहीं देते, बल्कि वे उन्हें एक फ्लैट फीस देते हैं या फिर जो पोर्टफोलियो का कुल मुनाफा होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा देते हैं। यानी ये तो उस डॉक्टर वाली बात हो गई ना जहां कोई मरीज डॉक्टर को सिर्फ कोई महंगी दवा लिखने के पैसे नहीं दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि उसने डॉक्टर को अपनी सेहत बनाए रखने का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। मतलब डॉक्टर तभी दवा लिखेगा जब सच में जरूरत होगी, क्योंकि उसका अपना आर्थिक फायदा उस मरीज के स्वस्थ रहने में,
ना कि उसे महंगी दवाइयां बेचने में। एकदम सही पकड़ा आपने। जब आप किसी एडवाइजर को सीधे भुगतान करते हैं तो आप असल में उनकी निष्पक्षता के लिए पैसे दे रहे होते हैं। उनकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए। हाँ, वेल्थ मैनेजमेंट में जब सलाहकार की अपनी सफलता और क्लाइंट की संपत्ति की सुरक्षा आपस में जुड़ जाती है तो उसे ही स्ट्रक्चरल ट्रस्ट कहते हैं। समझ गया। ये मॉडल ना ये सुनिश्चित करता है कि एडवाइजर कोई ऐसा जोखिम भरा कदम नहीं उठाएगा जिससे क्लाइंट का पैसा डूबे, क्योंकि ऐसा होने पर एडवाइजर की अपनी आमदनी भी तो तुरंत प्रभावित होगी ना। बिल्कुल। बड़े पैमाने की संपत्तियों को बाहरी जोखमों से सुरक्षित करने का ये एक बहुत ही ठोस और आजमाया हुआ तरीका है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि बिना सही ढांचे और भरोसेमंद सलाहकारों के इतनी बड़ी संपत्ति को नहीं संभाला जा सकता। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब ये सब तय हो गया तो असल में इस विशाल दौलत का निवेश होता कैसे? हाँ, एलोकेशन कैसे होता है? हाँ, क्योंकि जो आम वित्तीय नियम हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे कि 60% पैसा सुरक्षित जगह पर रख दो और 40% रिस्क वाली जगह पर लगा दो, वो नियम इन अरबपतियों पर लागू होते हुए तो नहीं दिखते। सच कहूं तो ये पारंपरिक नियम उन पे बिल्कुल भी लागू नहीं होते। अच्छा। जो आम निवेशक होते हैं वे प्रतिशत आधारित आवंटन का पालन करते हैं। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो बहुत गहराई से स्पष्ट करते हैं कि ये अति अमीर व्यक्ति एक फिक्स्ड सम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिसे वे सेफ्टी पॉट कहते हैं। अब ये सेफ्टी पॉट क्या है? मान लीजिए किसी के पास 20,000 करोड़ रुपए हैं, क्या वो लोग प्रतिशत में बिल्कुल नहीं सोचते? और अगर वो कोई फिक्स्ड रकम अलग रखते हैं, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए, तो क्या वो बस बैंक में ऐसे ही पड़े रहते हैं? मतलब महंगाई तो उस पैसे की कीमत को धीरे धीरे खत्म कर देगी ना? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं, जब संपत्ति का आकार इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है तो प्रतिशत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हाँ। अगर वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% हिस्सा यानी 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए अलग कर दे तो ये एक बहुत बड़ी पूंजी को निष्क्रिय कर देने जैसा है। बिल्कुल, वो पैसा तो फंस गया। हाँ, तो इसके बजाय वो एक गणित लगाते हैं कि उनके परिवार की वर्तमान जीवन शैली को हमेशा बनाए रखने के लिए और किसी भी बड़ी विपत्ति से बचने के लिए कुल कितने पैसों की जरूरत है। अच्छा। मान लीजिए वो रकम 500 करोड़ है तो वे इस 500 करोड़ का एक सेफ्टी पॉट बनाते हैं। लेकिन जो मैंने पूछा था कि महंगाई और पैसे की घटती कीमत का क्या होता है? हाँ, उस पे आती हूँ। ये सेफ्टी पॉट सिर्फ नकद के रूप में किसी तिजोरी या बैंक अकाउंट में नहीं रखा जाता। इसे ऐसे अत्यंत सुरक्षित साधनों में इन्वेस्ट किया जाता है जो कम से कम महंगाई दर को मात दे सकें, जैसे कि सॉवरेन बॉन्ड्स हो गए या ट्रेजरी बिल्स हो गए। हाँ, जहाँ रिस्क ना के बराबर हो। बिल्कुल। इसका प्राथमिक उद्देश्य कोई बड़ा मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि इसमें से एक भी रुपया कभी डूबे नहीं। लेकिन ना सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेफ्टी पॉट का असली काम वित्तीय होने से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक कैसे है? मतलब पैसे का मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल कैसे हो रहा है यहाँ? ऐसे सोचिए, जब उस व्यक्ति को ये पता होता है कि उसके और उसके परिवार के 500 करोड़ रुपए पूरी तरह से सुरक्षित है और चाहे दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था डूब जाए वे कभी सड़क पर नहीं आएंगे। एक सिक्योरिटी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये जो भावना है ना, ये उन्हें पूरी तरह से आजाद कर देती है। हाँ। अब जो बाकी बचे 9,500 करोड़ रुपए हैं उन्हें लेकर उनके मन में कोई डर नहीं होता। इस बचे हुए विशाल फंड को वे बिना किसी घबराहट के बेहद आक्रामक रूप से उच्च विकास वाले अवसरों में लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे वेंचर कैपिटल वगैरह में? हाँ, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी या फिर कोई नए बिजनेस अधिग्रहण में। जहां आम निवेशक थोड़ा सा भी मार्केट गिरने पर घबराकर पैसे निकाल लेता है, वहीं ये लोग 10-15 साल तक अपना पैसा फंसा कर रख सकते हैं क्योंकि उन्हें उस लिक्विडिटी की तुरंत कोई जरूरत ही नहीं है। यानी आपने सुरक्षा की एकदम स्पष्ट रेखा खींच दी और उस रेखा के बाहर आप असीमित जोखिम लेने के लिए मानसिक रूप से स्वतंत्र हो गए। बिल्कुल, यही वो रणनीति है। ये तो बहुत ही बेहतरीन रणनीति है। अब जब हम इस मुक्त और विशाल पैसे की बात कर रहे हैं जिसे बहुत तेजी से बढ़ाना है, तो एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? विशेष रूप से अगर हम भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार की बात करें, हमारे स्रोत ये बताते हैं कि भारत में अति अमीरों का पैसा उन जगहों पर जा रहा है जहां व्यापारिक हित राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। भारत में इस वक्त संपत्ति का जो अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है
उसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही है। हम्म, स्रोत में विशेष रूप से 6 विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिनमें रक्षा क्षेत्र और वित्तीय सेवाएं सबसे प्रमुख हैं। अच्छा। विचार ये है कि जब आप उन चीजों का निर्माण या समर्थन करते हैं जिसकी देश को बहुत सख्त जरूरत है, तो पूरा सिस्टम मतलब सरकार, नीतियां और बाजार सब आपका साथ देते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक समस्या नजर आती है। क्या? क्या इसे राष्ट्रीय आवश्यकता के साथ जुड़ना कहा जाएगा या फिर ये बस एक तरह का राजनीतिक दांव है? मतलब सरकारें तो बदलती रहती हैं और नीतियां रातों रात बदल सकती हैं। अगर कोई अपना अरबों का निवेश सिर्फ इसलिए किसी क्षेत्र में कर रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार उसे प्राथमिकता दे रही है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब क्या ये उसी क्रोनिक कैपिटलिज्म का ही एक सुधरा हुआ रूप नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म या राजनीतिक दांव का सीधा मतलब है किसी खास राजनेता या पार्टी की मदद से कोई शॉर्ट टर्म टेंडर या सब्सिडी हासिल कर लेना। हाँ, जो कि बहुत रिस्की है। बेहद जोखिम भरा है क्योंकि सत्ता बदलते ही वो फायदा तुरंत खत्म हो सकता है। लेकिन हमारे स्रोत जिस राष्ट्रीय आवश्यकता की बात कर रहे हैं वो असल में संरचनात्मक मेगा ट्रेंड्स के बारे में है। संरचनात्मक मेगा ट्रेंड्स जैसे कि क्या? जैसे कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता। अच्छा। भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा है। अब ये एक ऐसी राष्ट्रीय आवश्यकता है जो किसी एक सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की एक लंबी अवधि की जरूरत है। हाँ, ये तो है। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, रक्षा उत्पादन को बढ़ाना देश की मजबूरी भी है और प्राथमिकता भी। इसी तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, करोड़ों लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, जब बड़ी पूंजी इन दीर्घकालिक और संरचनात्मक कमियों को दूर करने में लगती है ना, तो इसे किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा का समर्थन माना जाता है। समझ गया। यानी ये किसी नदी में लहरों के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय लहरों की दिशा में नाव चलाने जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अगर देश की प्राथमिकता और व्यापक आर्थिक मजबूरी किसी खास दिशा में है तो उसमें निवेश करने का मतलब है कि पूरी अर्थव्यवस्था की हवा आपके पक्ष में बह रही है। एकदम। व्यापारिक रुकावटें खुद ब खुद कम हो जाती हैं। जो नियम पहले अड़चन बनते थे वो अब सहयोग करने लगते हैं। ये सिर्फ देशभक्ति नहीं है बल्कि ये जोखिम को कम करने की एक बेहद स्मार्ट और सोची समझी व्यापारिक रणनीति है। बिल्कुल। और जब व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण और देश के व्यापक आर्थिक लक्ष्य एक ही दिशा में चलने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को अभूतपूर्व गति प्रदान करते हैं। और सच कहूं तो यही वो तरीका है जिससे वो सेफ्टी पॉट के बाहर वाला जो विशाल फंड है वो सबसे तेजी से और सबसे सुरक्षित तरीके से बढ़ता है। ये चर्चा सच में बहुत सी परतों को खोलने वाली रही है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो हमने देखा कि पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत कोई संयोग या किस्मत की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये रातों रात नहीं बनती बल्कि उस उबाऊ अनुशासन और इंक्रीमेंटल कंपाउंडिंग से बनती है जिसे ज्यादातर लोग बीच में ही करना छोड़ देते हैं। और हमने ये भी समझा कि संपत्ति को अगली पीढ़ी तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए सिर्फ वो कानूनी कागजात काफी नहीं होते बल्कि जो मनोवैज्ञानिक विरासत है वो सबसे अहम होती है। हाँ, और इसके साथ ही उस संपत्ति को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए संरचनात्मक भरोसा बनाना पड़ता है। बिल्कुल। जहां सलाहकारों के हित पूरी तरह से परिवार के हितों के साथ जुड़े हों। इसके बाद फिर सेफ्टी पॉट के जरिए खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित किया जाता है ताकि बाकी की दौलत को एकदम आक्रामक विकास के लिए आजाद किया जा सके। और अंततः उस विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसे देश की दीर्घकालिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ दिया जाता है। सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि भले ही कोई व्यक्ति आज उस अल्ट्रा हाई नेटवर्थ की श्रेणी में ना आता हो, लेकिन इनमें से हर एक सिद्धांत किसी भी वित्तीय जीवन में लागू हो सकता है। हाँ, एकदम सही कहा। अनुशासन का महत्व हो या अपने मूल्यों को अगली पीढ़ी को सौंपना हो, वित्तीय सलाहकारों से सही सवाल पूछना हो या फिर अपने निवेश को व्यापक आर्थिक प्रवृत्तियों के साथ जोड़ना हो, ये नियम हर स्तर पर उतने ही कारगर हैं। मतलब दौलत का पैमाना अलग हो सकता है लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं वो वही रहते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अंततः अगर देखा जाए तो दौलत सिर्फ बैंक खातों में पड़े उन आंकड़ों के बारे में नहीं है। ये असल में उस अनदेखे ढांचे के बारे में है जो उन आंकड़ों को अर्थ देता है, दिशा देता है
और सबसे बड़ी बात, उन्हें लंबी उम्र देता है। बिल्कुल। और इसी बात पर आज के इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को गहराई से सोचना चाहिए। हमने आज मनोवैज्ञानिक विरासत पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ये सच है कि हर कोई अपने बच्चों के लिए एक बेहतर वित्तीय भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। हाँ। लेकिन एक सवाल है जो सबको खुद से पूछना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी के रूप में लोग अपने बच्चों या आने वाली पीढ़ी को बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और प्रॉपर्टी के अलावा आखिर कौन सी आदतें सौंप रहे हैं? बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या वो अगली पीढ़ी ये जानती है कि पैसे को कैसे हैंडल किया जाता है? क्या असली विरासत वो पैसा है जो पीछे छूट जाएगा, या फिर उसे कमाने, उसे संभालने और उसका सम्मान करने की वो मानसिकता है जो किसी भी बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देती? बिल्कुल, जो किसी बैलेंस शीट में दर्ज नहीं होती। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार जब भी विशाल संपत्ति या किसी बड़े साम्राज्य की बात हो, तो उस जादू की छड़ी को नहीं, बल्कि उस अदृश्य आर्किटेक्चर को देखने की कोशिश कीजिएगा। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।